नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया उसकी एक इकाई है। और उस क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लेकर जो कुछ सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के ये रिपोर्ट आई और उसके बाद इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2023 में यानी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं हुई, सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। और उस रिपोर्ट में यह भी है कि पूरे देश के मुकाबले में उत्तर प्रदेश में अपराध 1/4 कम है। राष्ट्रीय औसत दर से बात करी जाए तो 25% कम है, जो 448.3 के मुकाबले 335.3 रही। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, ऐसा इस रिपोर्ट में है। और बरेली और बहराइच में दो जो हिंसक की झड़पें हुई भी, लेकिन 24 घंटे के अंदर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित कर दिया गया। और बरेली की घटना भी आप देख ही रहे हैं, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई लगातार चर्चा में है। आज इसी को लेकर पूरी बात करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। हमारे संवाददाता लखनऊ से रजनीश पांडे हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी से प्रवीण जी हमारे साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। रजनीश जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की और उसके बाद जो कुछ उस रिपोर्ट में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपराध सांप्रदायिक हिंसे दंगा, जब रिपोर्ट आई तो उसमें 0 बताया गया। इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहते हैं? देखिए उज्जवल, एनसीआरबी की रिपोर्ट के ही लेके सियासत होती रही है और एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर जो भी सरकारें रहते हैं उस पर विपक्ष हमला करता है। लेकिन चूंकि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार के जो लोग हैं, सरकार के शामिल लोग, सरकार में शामिल वो सियासी दल, उसकी बड़ा उसको मैंने कह सकते हैं कि उन लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है। कारण साफ है कि पहले भी एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर ही सरकारें घेरी जाती थी और जो एनसीआरबी की रिपोर्ट में जिस बात का मेंशन किया गया है, जो उत्तर प्रदेश हमेशा से सांप्रदायिक आग में झोंका जाता रहा। मैं किसी सियासी दल का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो या हो सकती है कि सरकार का इच्छा प्रबल ना हो, तो हमेशा से होता रहा। लेकिन जिस तरीके से जो एनसीआरबी की रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की कोई सियासी नेता का या सियासी प्रवक्ता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, दंगा तो हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपने शुरू में ही बताया कि उसको 24 घंटा में कंट्रोल कर दिया गया। नहीं तो यही बरेली में 2010 में जब दंगा हुआ था तो 1 महीने पूरा बरेली दंगे की आग में जला था और जो आरोपी थे उनको सरकार उस समय आईपीसी सीआरपीसी की धारा होती थी, उसमें उनको छोड़ दिया गया। तो कुल मिला के लेकिन उसमें थोड़ा सा है एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जब सारी बात हो रही है तो महिला अपराध पर भी बात होनी चाहिए। कुछ महिला अपराध को भी लेके है, जिसको एनसीआरबी की रिपोर्ट सरकार के बहुत फेवर में नहीं है। तो देखिए, एक पक्ष है तो दूसरी पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी सियासी दल के लोग जुड़े हैं उज्जवल। तो दंगा रुका, क्राइम रुका एनसीआरबी के आधार पर, लेकिन महिलाओं पे अपराध भी बढ़ा है, शायद ऐसे एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है उज्जवल। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवीण, लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट जब आती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर जब बात होती है तो आप लोग हमेशा लगातार सवाल भी उठाते रहते हो इस रिपोर्ट को लेकर के। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है तो इस पे दोनों ही एस्पेक्ट सामने आए हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले 0, और जैसा कि अभी रजनीश ने बताया और हमने देखा कि महिला अपराध और बाल अपराध को लेकर के देश में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आया। तो देखिए, एनसीआरबी अपने स्थापना काल से जिस तरीके से प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है? समझ आ रही है क्या मेरी आवाज अच्छी आ रही है? जी उज्जवल जी, एनसीआरबी 1986 जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हर वर्षोत्तर जारी कर रही है अपने आंकड़े। उस आंकड़ों में आज उत्तर प्रदेश लगातार आ रही है आपकी श्रेणी में, आवाज आ रही है, बात रखिए। अपराध की श्रेणी में उत्तर प्रदेश नियमित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि लगातार, और विशेष तौर पर 2023 के जब आंकड़े आप देखेंगे तो हत्याओं में सारे रिकॉर्ड आजादी के बाद सारे राज्यों के
सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3,491 हत्याएं केवल 2023 में दर्ज की गई एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार। क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े तथ्यपरक है, लेकिन उसके बाद भी तमाम प्रकार की केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने उसमें नियमों में बदलाव किया और आंकड़ों में जिससे छेड़छाड़ की जा रही है। और रहा सवाल दंगों की बात, तो आपको संभल का दंगा या फिर अभी वर्तमान में प्रयास किया गया बहराइच, फतेहपुर, ये तमाम दंगे हैं ऐसे जिसकी फहरिस्त गिनाऊं तो काफी लंबी चौड़ी हो जाए, कतारें भर जाएंगी। लेकिन लगातार इस बात को स्पष्ट माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लंबी चौड़ी वर्तमान क्या, समय में लंबी चौड़ी लिस्ट बताइए ना, बताइए बिल्कुल वो तो ना, फंस कैसे जाएंगे आप, वो तो बताइए, लिस्ट बताइए। वो तो हर रोज आप देख रहे हैं। बरेली में भी दंगा भड़का था, वहाँ इंटरनेट की स्पीड स्लो की गई, तमाम तरह के आंकड़े छुपाए गए, बातें छुपाए गए। ये तमाम हर चूक ये सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण की चूक का ही तो तकाजा है कि आपको ऐसे दंगों का सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश का दंगों की आग में झोंकना पड़ रहा है। लेकिन उसके इतर जब महिला अपराध की आपने बात की, तो महिला अपराध भी आप देखेंगे तो लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ी हुई है। हत्याएं लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लूट की रहा सवाल तो हर चौराहे पर, हर एक थाने के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग ये अलग विषय है कि कोई दर्ज होते हैं, कोई दर्ज नहीं होते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियंत्रण है पुलिस पर, वो किसी से छुपा नहीं। 12-17 वाले टाइम से अब में तो बहुत बदलाव है ना, ये 12-17 हाँ बदलाव है, लेकिन सकारात्मक बदलाव नहीं, नकारात्मक बदलाव तो है। आप उसके नजरिए को देखिए, ये सकारात्मक बदलाव कब तक चाहिए, ये सारे बदलाव नकारात्मक हैं। और आज बस देखिए प्रवीण, मेरे पास एक डेटा भी रखा हुआ है, 12 से 17 बीते 5 सालों का भी एक डेटा है मेरे पास, और उसमें 815 दंगे हुए, 192 लोगों की जान गई। 2007 से 11 की बात कर लें तो 616 घटनाएं हुई, 121 लोगों की मौत हुई। ये भी आंकड़े हैं मेरे पास। क्या ये आंकड़े नहीं है कि हत्याओं में इजाफा दोगुने के रफ्तार से हुआ? क्या ये आंकड़े आपके पास नहीं है? उसका जिक्र मैंने पहले ही किया ना, बरेली का जिक्र किया, बहराइच का किया, संभल, सबका जिक्र किया मैंने। बिल्कुल, आज ये छिपा नहीं है किसी से। ये अलग विषय है कि आप दंगों को निश्चित तौर पर दबा रहे हैं और एक धर्म और जाति विशेष के लोगों की तरफ आपका नजरिया है। तो आप उसके इतर हत्याओं को भी तो देखिए, आप महिला अपराध देखिए, आप चोरी डकैती छिनैती के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको देखिए। क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या हत्याओं को श्रेणियों में बांटा जा सकता है कि दंगों में मरे लोग ये अलग हैं और ये हत्या में मरे लोग अलग हैं? क्या ये बांटना उचित है? क्या इस बात को इनकार किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज अपराध का जो दर है 7.3 है, जो आज के भारत के इतिहास में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सबसे बड़ा आपराधिक किया चल रहा है। ये आंकड़े तो हैं। ठीक है प्रवीण, ठीक है, मैं अमरेन जी से पूछ लेता हूँ। अमरेन जी, बरेली, संभल, इन सब को लेकर के इसे क्या कहेंगे? हिंसा जो हुई है ये भी तो आपके कार्यकाल में हुई है जी, और 2 गुटों में, 2 पक्षों में ही हुई है। देखिए, एक घटना होती है स्वस्फूर्त, बिना किसी योजना, बिना किसी कारण, और एक कराई जाने वाली घटनाएं होती हैं जो सांप्रदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे का माहौल बनाने का काम हो रहा है। अब उससे बहुत सी ऐसी वो शक्तियां जो हैं, जो जिनके लिए सरकार ने बहुत से काम किए हैं, आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, नक्सलवाद को भी खत्म कर रही है, तो ऐसी शक्तियां कभी कभी सर उठाती हैं और सुनियोजित ढंग से ये सब करवाया जाता है। ये होता नहीं है। होने वाली घटना जो होती है उस पे तो विजिलेंस भी रहती है और तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन जहां राजनीतिक या सांप्रदायिक साजिश हो, और चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देश में हर एक के साथ होती है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट का पॉजिटिव एक्शन होना ये उसकी उपलब्धि है। और आप देखिए कि सरकार ने पिछले, जो यहाँ प्रदेश की सरकार में भी और जो भारत में 14 से सरकार है, हर स्तर पे प्रयास हुआ है कि अमन चैन कायम रहे और सांप्रदायिक दंगे ना हो। पहले सांप्रदायिक दंगे के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकी जाती थी,
आप आरोप भी लगते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, तो ये तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दंगा कराओ और हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन उसको दबाने का काम कर रही है, उसको समाप्त करने का काम कर रही है। इसलिए ये कहना कि गवर्नमेंट के ऊपर कहीं कोई फेल्योर है, ऐसा नहीं मैं मान सकता, क्योंकि गवर्नमेंट किस बात का फेल्योर। अमरेंद्र जी, क्योंकि सर जी आप अधिवक्ता भी हैं, तो अब आप ये बताइए, आप अमन चैन की बात कर रहे हैं, शांति खुशहाली की बात कर रहे हैं, परिवार के किसी एक जी सदस्य का कुकर्म हो, एक सदस्य का अपराधी हो, आपकी सरकार उस बुलडोजर से घर गिरवा देती है, मतलब पूरा परिवार उसकी दिक्कत में जद में आ जाता है। जी, कहीं न कहीं परिवार की सहमति होती है, तभी कोई माफिया बनता है और गुंडा बनता है। सवाल उठाता है। और देखिए, ये किसी के घर गिराने उसकी बात नहीं है, ये संदेश देने की बात है। जो 30-35 सालों में व्यवस्था बिगड़ी या बिगाड़ी गई, अपराधियों को प्रोत्साहित किया गया, एक संदेश जाना जरूरी है, लोगों को डिस्करेज होना जरूरी है कि जो अपराध में शामिल होगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये संदेश बिल्कुल गलत है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, और परिवार अब की तो बात की, सुप्रीम अब कोर्ट बताइए ने किसी का घर, उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता का क्या कसूर उसमें? सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी, सबका सहयोग है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन फ्रेम कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके अनुसार कार्रवाई भी कर रही है। एक बात। दूसरी बात, अपराधी का घर गिराया गया है ना, सारे अपराधियों का तो घर गिराया नहीं गया है। जो चिन्हित सुनियोजित षड्यंत्र करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, जो जमीन का कब्जा कर रहे हैं, उनसे समाज आहत हो रहा है। ये सोशल क्रिमिनल्स हैं, हत्या तो कर ही रहे हैं, समाज के में भी घृणा पैदा कर रहे हैं, समाज को आहत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी ही। और वो सब तरह के अवैध काम कर रहे हैं, घर भी अवैध बना रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, अवैध ढंग से संपत्ति खड़ी कर रहे हैं, तो एक्शन तो होना ही चाहिए ना। किसी कोर्ट ने तो ये कहा नहीं कि फलाने के खिलाफ कोई गलत एक्शन हो गया डिमोलिशन का, और स्वतंत्र हैं लोग अदालत जाने के लिए, जा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आया उदाहरण की। प्रवीण कुछ कहना चाह रहे हैं, अमरेंद्र जी, प्रवीण कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रवीण। अब इस पर क्या कहा जाए, किसी अदालत में कोई प्रवीण भाई गाड़ी में बैठे, इनकी आवाज बहुत साफ आ नहीं रही है। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एनकाउंटर और बुलडोजरों के सवालों पर फटकार तक लगाई, पूरी कानून व्यवस्था को नियंत्रण से बाहर तक कहा। और आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने आपको नहीं कहा, फटकार लगा सुप्रीम कोर्ट ने आपको पूरी तरीके से आपकी कार्यवाही की शैली को। तो निश्चित तौर पर जो आपकी कार्रवाई की शैली है, वो निश्चित ही कहीं भी अपराध नियंत्रण करने का तरीका नहीं है। इसका खामियाजा पूरा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है कि आज उसे बड़े तौर पर, यहाँ तक कि ऐसे कई मामले पाए गए कि जिस अपराध की श्रेणी में स्वयं उत्तर प्रदेश पुलिस भी पाई गई, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस कई जगह तो लिप्त पाई गई, यहाँ और एनकाउंटरों में भी कैटेगराइजेशन किया गया। या फिर इसके इतर आपने बैलेंसिंग एनकाउंटर आपने देखा जौनपुर में, और उसके इतर आप जाएंगे तो झांसी में। ये लगातार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण खत्म है, द्वेष और बदले की भावना से, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। और ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, द्वेष और बदले की भावना, नियंत्रण कैसे खत्म है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले अच्छा, मैं एक सेकेंड आपकी बात को मैं फ्रेम करता हूँ, रजनीश जी के पास पहुंचाता हूँ। पुलिस प्रशासन नियंत्रण कैसे खत्म है, जो प्रवीण आरोप लगा रहे हैं रजनीश जी? रजनीश भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए। प्रवीण कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के पास से नियंत्रण बिल्कुल खत्म है। तो फिर अगर खत्म होता तो ये कानून व्यवस्था और ये एनसीआरबी के आंकड़े और तमाम रिपोर्ट फिर सारी लेकर के जाएंगे, ये सारी फर्जी है क्या? देखिए, हमेशा से पुलिस का तो राजनीतिकरण होता ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। और जो प्रवीण आरोप लगा रहे हैं, हमेशा से होता रहा है। लेकिन चूंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट पे भी बात होनी चाहिए, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा भी नहीं बताया जा सकता। और उसमें तो साफ कहा है कि भाई महिला अपराध बढ़ा हुआ है,
लेकिन सही बात है कि अगर पूछा जाए हम लोगों भी एक वक्त से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से दंगा होता था, छोटा छोटा त्योहार होता था तो दंगा हो जाता था और लोगों की सांसें रुकी हुई होती थी। तो इस बार का हमारा दशहरा ठीक होगा कि नहीं होगा, मुहर्रम ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री, मैं किसी एज पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं बात कर रहा हूँ और हमारा चैनल भी निष्पक्ष है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके बड़ी बड़ी मीटिंग होती है। मुख्यमंत्री VC से सारे, चाहे हापुड़ जैसा जिला हो या प्रयागराज जैसा जिला हो, सब के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, उनको साफ निर्देश दिया जाता है। और मैं एक छोटा सा घटना बता दूं, VC हो रही थी और सीतापुर के SP कुछ नया रूट प्लान बना रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा, बाबा ने VC की मैं बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि फीती उतार के आपको मैं होमगार्ड पे ट्रैफिक चलाने लायक बना दूंगा। कहीं ना कहीं उनको लगा कि अधिकारी लापरवाही कर रहा है, तो एक मैसेज थी VC में जो अधिकारी जुड़े हुए थे, जिले के आला हुक्मरान जुड़े हुए थे, DM SP, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर से कोई मजाक नहीं होगा। जिससे कि अभी बरेली की जो खबर आ रही है, और कहा भी जाता है अपराधी किसी जात वर्ग का नहीं होता है कि बिन भय प्रीत न हो। कल एक हाफ एनकाउंटर हुआ, आज 2 एनकाउंटर हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, खुरफाती लोगों के लिए एक मैसेज तो है, माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हालांकि आज प्रवीण का जो आरोप है कि पुलिस का राजनीतिकरण होता रहा है, कि हर एक सियासी दल, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वही सी पुलिस पे लगता था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर पर ना भरोसा करके आजम खान साहब की भैंस खोज रही है, और इस सरकार में भी आरोप रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का राजनीतिकरण होता नहीं रहा, लेकिन पुलिस कितनी ईमानदारी से काम करती है वो अलग बात है। लेकिन NCRB की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ है, स्याह पक्ष भी है और उजाला पक्ष भी है। एक पक्ष कह रहा है कि इसमें दंगा नहीं, दूसरा महिला अपराध को लेके भी NCRB की जो रिपोर्ट है चिंताजनक है। तो हालांकि विपक्ष को इस पे तो सियासत करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है, वहां महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन उसमें फिर एक लाइन आगे और जाइए रजनी, फिर उसमें एक लाइन आगे ये भी लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसके निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य है। हाँ, मैं उसके लिए महिला सेल का गठन किया गया और उसकी एक विंग बनी हुई है। और आपको याद, अगर आप उत्तर प्रदेश आते होंगे तो तमाम ऐसी महिला डेस्क, ऐसा नहीं है। और अपराध में, और एक और बात है उसमें, उस रिपोर्ट में कही गई कि उस अपराध में घर के ही लोग संलिप्त है, जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। भाई दहेज उत्पीड़न का मामला है, यौन दुराचार का मामला है, तो उसमें अपने करीबी ही लोग होते हैं। जब पुलिस आगे विवेचना करती है, चार्जशीट दाखिल करती है, और अमरेंद्र जी तो वकील भी है हाईकोर्ट के, देखते होंगे कि उस अपराध में कौन संलिप्त होते हैं। लेकिन NCRB की रिपोर्ट है तो इस बात पे तो होनी चाहिए। हालांकि प्रवीण चूंकि विपक्षी दल में है, तो भाई वाक ओवर तो सरकार को नहीं दे सकते, ना NCRB की रिपोर्ट को दे सकते हैं, क्योंकि जब NCRB की रिपोर्ट आती थी तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग सरकार को घेरते थे। तो मौका है, लेकिन NCRB की जो रिपोर्ट दंगाओं को लेके आई है उसमें सच्चाई है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस त्योहार को लेके उत्तर प्रदेश के लोग सशंकित रहते थे कि हमारा मुहर्रम कैसा होगा, हमारा दीपावली दशहरा कैसा होगा, कम से कम ये लोग सुकून से त्योहार का आनंद लेते हैं। जी प्रवीण, मैं जानता हूं कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है पार्टी में रहते हुए, और आपके नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन आप कर रहे हो, हमेशा करते हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नैतिक जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसके इतर आप यह भी समझ, पार्टी के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है, उसका आप निर्वहन कर रहे हो। नहीं, मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन केवल नहीं कर रहा हूँ, एक आम नागरिक होने का निर्वहन कर्तव्य का करूँ, तो उसमें स्पष्ट लिखता है। जब इस बात को मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने पुलिस के नियंत्रण हो चुकी है, तो इसको केवल आप एक सारांश के तौर पर न समझें। इसके नियंत्रण होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, और वो NCRB के आंकड़ों से अछूता रह जाता है महोदय। तो वो कैसे, जब उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से निरंकुश होती है, तो गरीब उस थानों के चौखट पे नहीं जाना चाहता, वो न्यायालयों पे भरोसा उसे खत्म होता है। और आज आप उत्तर प्रदेश कार्यालय देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, गरीब नहीं जाना चाहता थानों पे। तो ये NCRB का आंकड़ा कैसे कंसीडर करता है? ये कर सकता है क्या NCRB का आंकड़ा? आज जब मैं इसको जब भी कहता हूँ कि नियंत्रण खत्म है, तो समझिए कि बहुतायत जो
ये समाज है पूरी तरीके से एक कमेरा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इन पुलिस थानों से प्रताड़ित है, इनके भ्रष्टाचार की चपेट में है, आज से जूझता हुआ है। और इसके कारण ये एनसीआरबी के आंकड़े इन तहों तक नहीं पहुंच पाते हैं महोदय। तो आप केवल एक दंगों में जिस तरीके से संख्या का कम बताना, नेगोशिएशन करके और उससे बार्गेनिंग करके और अपनी तरीके से उस रिपोर्ट में पेशबाजी करना। और आपने देखा होगा जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जब 2014 में केंद्र सरकार आई तो उसने आरटीआई की धार को कुंद किया, जो कुंद किया कि वो आंकड़ों को खेल सके, अपने हिसाब से आंकड़े परोस सके। तो आज उसी तरीके से सीआरबी के भी आंकड़े पूरी तरह से झूठ के पुलिंदा है। और उसमें सच के पैमाने को भी माना जाए तो मैं कहूंगा जिस तरह से हत्याएं हो रही है, अपराध दर जो देश में ज्यादा है, उसकी बात हो 4.4 जो 2023 में जब आपकी सरकारी कार्यकाल में एनसीआरबी के आंकड़े आते थे, जब तब आते थे वो भी झूठ थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसकी हम जिम्मेदारी लेते थे, और उस हर जिम्मेदारी लेते हुए हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती थी जहाँ भी ऐसे दंगे या फिर के कोई गैर संवैधानिक कार्य होते थे। मतलब मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू तब एनसीआरबी सही था, अब एनसीआरबी झूठ का पुलिंदा। बिल्कुल, आज झूठ का पुलिंदा है, आजादियों का खेला जा रहा है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। आरटीआई की धार अमरेंद्र जी, आप बताइए, आरटीआई की अमरेंद्र जी केंद्र की सरकार ने जी बताएं। जी हाँ, एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ये एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2023 तक की आई है, ये एक देशव्यापी डाटा है क्राइम के बारे में, राज्यवार किस किस वर्ग का क्राइम कमिट हुआ है और कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं और क्या माहौल है और कहाँ कम हुआ है कहाँ ज्यादा हुआ, ये डाटा है। इसको पॉलिटिकली हटा दीजिए एक मिनट के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि जो अपराध चिंताजनक है वो है साइबर क्राइम का, क्योंकि अब लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से तरह तरह के माध्यमों से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उतने जागरूक नहीं है, धोखे में आ जाते हैं और फंस जाते हैं और उनके बैंक में से पैसा निकल जाता है। दूसरी एक, उसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और सरकार कर भी रही है। दूसरा जो घरेलू ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात आप कह रहे हैं, आप देख लीजिए पिछले 2016 के बाद से बहुत परिवर्तन हुआ है। आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से रात में भी कहीं कोई जरूरी काम से जाना चाहे तो जा सकती है, और ये महिलाओं से आप पूछ लीजिए प्रदेश के किसी भी जनपद में, जो भैया जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं, SC ST, डाउरी, दहेज उत्पीड़न और ये महिलाओं के जो हो रहे हैं, इनमें बहुत से ऐसे न्यायालय की चिंता है कि ये लोग फर्जी कराने में बहुत आगे आ रहे हैं कि अपनी अपनी आपसी दुश्मनी में महिलाओं को आगे करके या SC ST लगा करके ये तीनों कानून जो बने हैं, अब ये चिंता की बात हो गई। इस पे भी डिबेट होने की जरूरत है, क्योंकि रोज न्यायालय इस पे चिंता व्यक्त कर रहा है कि भाई ये फर्जी कानून इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो इसके लिए चिंता की बात ये, इसके लिए काम क्या हो रहा है न्यायपालिका की ओर से? इसके लिए न्यायपालिका तो चिंतित, न्यायपालिका के सामने तो जो मुकदमा जाएगा वो गुण दोष के आधार पर निर्धारित होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अभी सीबीआई जांच कराई थी, माननीय जस्टिस गौतम चौधरी साहब की कोर्ट में ऐसे ही एक मामला महिला उत्पीड़न का आया, सोराव थाने का मामला था, उसकी उन्होंने जांच कराई। उसके बाद सीबीआई ने जांच करके लगभग 135 ऐसे मामले सिर्फ जनपद इलाहाबाद प्रयागराज में ही पाए जहां किसी न किसी महिला को इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे कराए गए थे और वो प्रमाणित हुए। ऐसा नहीं है कि वो प्रमाणित हुए। तो अब ये चिंता की तो बात है ही है कि देखिए अब महिलाएं भी जागरूक हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो और बहुत सी राजनीति में तो साजिशें होती ही हैं। अब आजकल आपस में जो वैमनस्यता है, परिवारों में आपसी वैमनस्यता है या पड़ोसी से है या गांव में है, तो महिलाओं का भी इस्तेमाल गलत किया जाता है फर्जी एफआईआर लिखाने में। तो एनसीआरबी के यहाँ जो डाटे हैं
वो डाटा में ये है कि कितने मुकदमे दर्ज हुए, महिलाओं के पीड़न के हुए, ये हुए। अब उसमें एक वर्ग और है जिसमें बहुत से जो मुकदमे आए हैं उसमें महिलाओं को घर के ही या आपस के जान पहचान वाले लोगों के द्वारा उत्पीड़न का और शोषण का मामला है। तो इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इसमें कहीं सरकार का फेल्योर है। यह जरूर है कि सरकार इसके पीछे कैसे सुधार करे, लेकिन सुधार से पहले तो सामाजिक सुधार होना चाहिए। और हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ जमीनी स्तर पर हर राजनीतिक दल को, हम सबको, सामाजिक संस्थाओं को, लोगों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से परिचित कराते हुए उनको जागरूक करना है कि हम अनावश्यक और इस तरह के फर्जी मुकदमों में लिप्त न हो। ठीक है अमरेंद्र जी। तो प्रवीण, सुना आपने जो एनसीआरबी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रश्न चिन्ह लगा है, वो भी क्लियर कर रहा है कि वो झूठे फर्जी मुकदमे और ऐसे मुकदमे होते हैं जिस वजह से वो रिकॉर्ड में आते हैं। यही तो छोटे बादल कमाल के हैं कि अब यदि मुकदमे हुए भी हैं तो उसमें भी प्रश्न खड़ा करना कि ये मुकदमे फर्जी हैं। एक तो पुलिस न्याय देने से वंचित कर रही और न्यायालय में जिस तरीके से दबाव बनाकर समझौते किए जाते हैं, उस आधार पर जो फर्जी बन रहा है, जो सीबीआई की इन्होंने जिस तरीके से उदाहरण देख रिपोर्ट की प्रयागराज के संदर्भ में, उस रिपोर्ट में इस बात को भी पुष्टि की गई कि इसमें बहुत सारे प्रकरणों में महिलाओं के ऊपर सामाजिक तौर पर दबाव बनाकर जो सुलह किया गया उसको बाद में फर्जी बताया। इस बात की उन्होंने पुष्टि नहीं की। यह बात जब स्वयं न्यायालय के एक जज ने भी इस बात को कहा कि बहुत सारे प्रकरण इसमें समझौते होते हैं और उसके बाद में फर्जी करार दिए जाते हैं। ये तथ्य कहना कि जो एनसीआरबी में आंकड़े पाए जा रहे हैं महिला अपराध के, वो केवल और केवल यहाँ पर फर्जी मुकदमे है किसी को फंसाने के नजरिए से, तो निश्चित ये सरकार के बचाव का एक पक्ष मात्र है, जो कहीं से भी धरातल सच्चाई नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार जब पुलिस के नियंत्रण को खत्म करके भ्रष्टाचार में लोगों को चरमोत्कर्ष पर है, आज महिलाएं से लेकर गरीब का मेरा वर्ग थानों पर जाने से बच रहा है, क्योंकि उसे वहां न्याय की उम्मीद नहीं है साहब। उसे वहां पर केवल और केवल उसके आर्थिक और सामाजिक शोषण का भय है, और आर्थिक शोषण जिस तरीके से हो रहे हैं न्यायालयों में भी और जिस तरीके से थानों पर। प्रवीण, समय का अभाव है थोड़ा, मैं रजनीश जी के पास आखिरी जाऊंगा। रजनीश जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा। अभी जब मैं आपसे बात तो अभी 2 मिनट पहले अखिलेश का एक ट्वीट भी आया। अब अखिलेश यादव जो जिस बात का आपने सबसे पहले जिक्र किया था ना, जिसको लेकर सवाल खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं की हत्या, अपराध, दहेज हत्या, इन सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। अखिलेश यादव ने वही ट्वीट किया है कि सच से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्होंने कैसा प्रदेश छोड़ा? उससे आगे की भी एक लाइन है, जो हम चला रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे प्रथम स्थान पर है। पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है शायद। अब उज्ज्वल क्या होता है नहीं कि जो भी रिपोर्ट होती है और सियासी दल के नेता अपने फायदे की रिपोर्ट उसमें खोज लेते हैं, तो हमारे फायदे और हमारे हित में क्या है। और अखिलेश यादव जी को लगा कि भाई महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रही है और हमेशा से समाजवादी पार्टी पर लोग आरोप लगाते रहे कि इस पहले की सरकार में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती है और उनके लाइन ऑर्डर को लेकर मुखालफत करते रहे। तो अखिलेश यादव अपने हिसाब से निकाल लिए हैं, वो जो ट्वीट किए हैं भाई उनका भी अपना एक सियासी धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं का आ रहा है ट्वीट, लगातार हम देख रहे हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में बाबा की बुलडोजर ने दंगा में डर दिखाया और दंगा मुक्त प्रदेश हो गया। तो इसमें देखिए किसी पर आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी लग रहा है जो महिला एनसीआरबी की रिपोर्ट जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए जिसके हिसाब से जो इसमें परिभाषा है, अपनी काम की चीज है, वो लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि आगे सियासत करनी है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जब आपने जिक्र किया, क्योंकि अधिकतर जमीन पर ही आप रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बुलडोजर को लेकर के आम लोगों में क्या राय है। जब अगर मैं प्रवीण से कहूंगा तो प्रवीण अपनी पार्टी की तरफ का स्टैंड रखेंगे, अमरेंद्र उसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन आम लोगों में बुलडोजर जस्टिस का क्या असर है और क्या कहते हैं? जनता वाहवाही कर रही है, मैं नहीं, जनता वाहवाही कर रही है।
जनता मैं आंसू रजनीश बहा से रही है पूछना क्या चाहता हूँ। इसके देखिए सामने। देखिए साहब जनता अगर आंसू मैं देखिए बहा इसलिए रही अमरीन जी ये सवाल आपसे प्रवीण नहीं से नहीं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप दावाई करेंगे, नहीं प्रवीण उसकी बुराई उज्जवल करेंगे, अगर रजनीश बताएंगे। उज्जवल पब्लिक से अगर पूछ निष्पक्ष लीजिए, बात वो की बता जाए, देगी अगर कितना सपोर्ट कर रही। नहीं नहीं ठीक है, अगर बुलडोजर का सकारात्मक बहुत देखा जाए तो 2024 का परिणाम बताने के लिए काफी है। हालांकि वो बस बस वही रामचरितमानस वही की जो वही चौपाई है, वाकई का सैलाब ही बता दो 24 रामचरितमानस में। की चौपाई है कि बिन भय प्रीत न होय, बुलडोजर भी चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इन अपराधियों में भय है, ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों में डर जरूर है। जो क्राइम है, देखिए कभी क्राइम रुका नहीं है। जैसे कि लोग बात बात में कहते हैं कि प्रभु श्री राम अवतार धरती पर लिए थे, उसके बाद भी सीता का अपहरण हो गया, तो अपराध का रूप माने अपराध खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो पहले की सरकार रही है उसके अगर तुलना करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक है। क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं उज्जवल, तो याद होगा कि 7 से 8 बजे के बाद कितना वहां डर होता था। तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। बुलडोजर चला, अपराधियों पर भी चला, लेकिन अपराधियों के आड़ में कुछ ऐसे भी निर्दोष लोगों के पर चल गया जिस पर कोर्ट को थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेना पड़ा। तो ठीक है, जैसे जिसको लगता है कि सरकार अच्छी चले। लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर को जो आपने फाइनल कमेंट पूछा, तो ये तो है कि बुलडोजर का डर है अपराधियों के बीच में। लोगों को लगता है कि अपराध करेंगे तो बाबा का बुलडोजर, बाबा का पीला पंजा घर पे आ जाएगा, और जो हमारी पुरखों ने बड़ा मेहनत से घर बनाया है वो जमींदोज हो जाएगा। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बुलडोजर का डर है। ठीक है, ठीक है प्रवीण, आखिरी से जल्दी से अपनी बात रखेंगे, समय का अभाव है, क्लोजिंग आप एक बार मैं प्रवीण। इस एनसीआरबी के आंकड़ों, ताजा आंकड़ों पर आए जो रुझान है उन पर हम लोग बात करने बैठे हैं। तो जब अपराध की उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सरकारों की तुलना हो रही है, तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करने के लिए किस सरकार ने क्या किया? तो आप जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार का जब तुलना करेंगे तो उन्होंने डायल 100 डे त्वरित निस्तारण के लिए सबसे बड़ी इस देश में मील का पत्थर साबित की। बात तो कहने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जब यही बात आप उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछेंगे तो निश्चित वो केवल यही बता पाएंगे कि हम बुलडोजर निकाल कर रहे हैं। जो काला चश्मा पहनकर, जो पारदर्शी नहीं है, जो निश्चित तौर पर कैटेगराइज करके न्याय देता हो, और जिसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। लेकिन प्रवीण ये भी देखिए, इस मॉडल की चर्चा सिर्फ इस देश के अलग अलग राज्यों ने नहीं अपनाया, बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही थी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, मंचों पर इसकी चर्चा हुई। चर्चाएं सकारात्मक हो रही थी या नकारात्मक, इस बात को तो स्पष्ट करिए। सकारात्मक चर्चाएं हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कई देशों के डेलीगेट्स ने इस पर बात की। बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं बुलडोजर को बिल्कुल गलत विधान बताया, गलत तरीका बताया न्याय देने का, और न्याय देने के लिए, न्याय मामलों के निस्तारण के लिए इस योगी सरकार ने क्या किया, इस बात का पक्ष रखने का काम करे, मैं चाहूंगा। तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि कोई एक नायाब कार्य नहीं है, जबकि हमारी सरकार द्वारा डायल 100 देकर देश के आम गरीबों तक अपराध के निस्तारण के कड़ी पहुंचाई। और पर आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या फिर मैं वही बात कहूंगा, प्रवीण समय का अभाव है, मैं वही रजनीश जी की बात कहूंगा। मैं रजनीश जी की बात कहूंगा कि 22 का परिणाम फिर काफी है वही दिखाने के लिए। फिर उस पर आप चाहे जितने आरोप लगाते रहिए, कुछ करते रहिए, अल्टीमेट जब बात होती है तो रिजल्ट पे बात होती है, और रिजल्ट आते हैं तो कल वही रुझान है। एक बात मैं जोड़ दूं, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन ले डाउन की है कि कैसे बुलडोजर एक्शन होगा। उन्होंने उसको रोका नहीं, ना खत्म किया। आपको फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर, और हाई कोर्ट ने कई मरतबा फटकार लगाई। और आप यह बताने का काम करें कि आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराध के निस्तारण के लिए, समस्याओं शिकायतों के निस्तारण के लिए आपने क्या किया है इस विगत 8-9 वर्षों की सरकारों में, यह बताने का काम करें। और मुझे लगता है ये सवाल, मुझे लगता है ये जनता पे ही छोड़ देने चाहिए। महिला ये डायल 100 की स्थापना की, लेकिन आपने क्या किया, प्रवीण बात को बताने का काम करें। एक बार फिर ये आप ये जानते हैं जनता पर ही छोड़ देते हैं। साइबर क्राइम 27 में भी चुनाव फिर आएगा, फिर इस क्षेत्र में रुझान आएंगे और फिर नतीजे आएंगे। जनता तो सर्वोच्च है और जनता ही निर्णय करेगी अच्छा है या बुरा है, तब होगा और सारी चीजें होंगी। तो जनता पर इसका साइबर क्राइम में भी सुधार के लिए बड़े ये सवाल सारे जनता पर छोड़ देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जनता सामने परिणाम दे रही है और प्रवीण, उसको समय का समझ में आ अभाव गया है, है। मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत जनता परिणाम दे रही है, जो 24 से धन्यवाद 27 में आपका विदेशी प्रवीण जी, 27 हमें की साइकिल आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों लोग हमारे साथ आए, चर्चा में शामिल हुए, विस्तार से चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के एनसीआरबी के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जो तरीके से रजनीश ने बताया कि अपराध नहीं किया जा सकता है, अपराध पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइएगा जरूर। आप तीनों लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।